हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? कोविड का दौर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। ये कोरोना कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। पता नहीं है कब तक आएगा, कब तक जाएगा। इस कोरोना के वजह से आपका पढ़ाई बहुत डिस्टरबेंस भी हुआ है। पूरा सिस्टम ही डिस्टरबेंस के दौर से गुजर रहा है। आज हम लोग बात करेंगे आपके पढ़ाई का, आपके सब्जेक्ट का, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आप जैसा जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को बहुत दिनों से, बहुत समय से आईटीआई वाले बच्चे को इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है ना, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ये भी जानते हो कि फ़िलहाल अभी हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर हम वहाँ पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं। बट आज से ये मेरा खुद का अपना प्लेटफॉर्म होगा। ये जो मेरा क्लास होगा, मेरा अपना खुद का, आपका रहेगा। इसमें मैं फ़िलहाल सिर्फ आईटीआई वाले को और बिलो आईटीआई में जा कर के हम काम करना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो हायर क्लास वाले को पढ़ा रहे थे, लोअर क्लास में क्यों आ रहे हो? रीज़न बहुत है, उसमें से मैं कुछ अभी शेयर करना चाहूँगा और कुछ जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बीच बीच में बताते चलेंगे। एक्चुअली क्या है कि खासकर मेरा फोकस अभी जो रहेगा बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट पे रहेगा और आईटीआई वाले विद्यार्थी पे रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल मैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले को यही सजेशन दूंगा, आपका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, बस थोड़ा टेक्निकल अच्छा कर लो, जॉब सुनिश्चित है। कुछ ही दिनों में आपका बिहार जो बिजली विभाग था, अब वो कंपनी बन चुकी है, बहुत पहले बनी है। बहुत सारे बिजली विभाग से ही जानते हैं, लेकिन वो हो गया है PHPCL, है ना, बिहार होल्डिंग पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। इसके बाद UPPCL, ये दोनों जो हम लोग लिखे हैं बिजली कंपनी का नाम है, एक बिहार में और एक यूपी में। ठीक है, एक बिहार में और एक यूपी में। ये दोनों वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। यदि वर्तमान गवर्नमेंट रही तो स्लो हो सकता है, बट वैकेंसी वहाँ है। लेकिन सरकार चेंज कर गई, गवर्नमेंट चेंज कर गई, तो बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी गवर्नमेंट हैं सभी का फोकस है बिजली फ्री करो, बिजली पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, इसका विस्तार ज़्यादा किया जा रहा है। तो ज़्यादा विस्तार किया जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों का सुविधा देना है, तो स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और जो आईटी लेवल पर जो पोस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, है ना, ह्यूज अमाउंट में होते हैं। तो इन दोनों के ख्याल से आप लोग को अभी से ही जुट जाना होगा। ठीक है, बिहार का जो आईटीआई का जो है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है और ये चांस है बहुत जल्द आने के लिए, है ना, मार्च अप्रैल के आसपास में आ जाएगा। प्रॉब्लम आपके साथ क्या होता है, जितने भी आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ क्या होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये होता है, ये 2 साल का कोर्स होता है, आपको मालूम है। और सभी विद्यार्थी का यही नेचर है, खास करके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी वही बात है, ऐसी बात नहीं कि मैं प्राइवेट वाला को स्पेशल बोल रहा हूँ। फुल पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई हो भी नहीं पाता है। बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है। आप उस रीज़न को खुद समझ सकते हो, है ना।
लड़के लोग एडमिशन ले लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं और पास कर जाते हैं, निकल जाते हैं। नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट को है भी, प्रैक्टिकली नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा और टेक्निकल का जब सवाल करेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी नौकरी हो पाएगी। तो फिलहाल जो अभी सिचुएशंस है, वर्तमान कंडीशंस है, हम उसकी बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, फिलहाल जो रेलवे थी, बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आता था, फिलहाल अभी स्लो हो गया है, लेकिन आएगा उसमें भी, आएगा उसमें भी। और आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे जो फील्ड है आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। सिर्फ क्या जानते हो, आईटीआई कर लिए हैं, चलो रेलवे ड्राइवर बन जाएंगे, चलो टेक्नीशियन बन जाएंगे। अरे भैया वहां से भी बाहर निकलो, वहां से भी बाहर निकलो। तो बहुत सारे नॉलेज की आवश्यकता है। मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं तो बताता था, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन भी हुआ है जिनका, हम उनसे आपको मिलवाएंगे भी। बस कुछ इंतज़ार करना होगा। तो इन दोनों के ख्याल से अभी टाइमिंग है, तो अभी से यदि आप 6 मंथ दोगे, कितना मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ यदि दोगे, तो मैं आपको तैयार कर दूंगा आईटीआई का सिलेबस, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। इन दोनों का सिलेबस क्या है, क्या पूछता है, मैं सारा डिटेल डिस्कशन करूंगा। ठीक है। आज का जो मेरा फोकस होगा, सबसे पहले इनके सिलेबस पर फोकस होगा, और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस है, उसके सिलेबस पर भी फोकस होगा। आपको करना क्या है, डेली मैं एक लेक्चर दूंगा आपको, टाइमिंग निकाल करके, जब आपके जब आपका इच्छा हो देखना। मेरा पढ़ाने का क्या शेड्यूल होगा वो भी देख लो। मैं क्या करूँगा, जितना भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जितना भी चैप्टर चलेगा, सबके लास्ट में डॉट, जो भी डॉट होगा आप कलेक्शन करोगे। ऑनलाइन में मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं उसकी बात कर दे रहा हूँ, है ना। मैं लाइव आऊँगा, जितना भी डॉट रहेगा वहाँ डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। और आपको हम रिकॉर्डिंग क्लास भी रखेंगे। क्लियर। बाय द वे आपका क्लास मिस कर गया, कोई काम ऐसा आ गया, आपने क्लास कवर नहीं किया, है ना, तो आप बाद में भी उसको देख सकते हो। क्लियर। तो ये जो बेसिकली जो आज हम कोर्स डिज़ाइन किए हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, है ना, फिलहाल अभी मैं इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों के दृष्टिकोण से ही हम स्टार्ट करेंगे, और इससे बहुत सारे जॉब हो पाएंगे। हम इसकी सिलेबस की बात करेंगे, फिलहाल ये दो आने वाला है, इसकी बात कर रहे हैं, है ना, ये दो इम्पॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे बीएचपीसीएल का। ये बिहार का है ना, और ये यूपी का है, दोनों हिंदी भाषी क्षेत्र है ना। तो बिहार का बंदा यूपी में भी, और यूपी का बंदा बिहार में भी जॉब करता है, और बड़े मस्ती से होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, हम वो बात करेंगे, है ना। इसकी सिलेबस की बात अभी नहीं करेंगे हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो पूछा क्या जाता है दोनों में, ध्यान से देखो, टेक्निकल और दूसरा नॉन टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल जो पूछा जाता है इसमें, बिहार वाले में, कभी 60 तो कभी 50, है ना। नॉन टेक भी कभी 60 तो कभी 50। 100 क्वेश्चन का एग्जाम लेता है ये, है ना। और अब लोग बोलेंगे कि सर 60-60 पूछ देगा, 120 क्वेश्चन हो गया, 50-50 पूछेगा तो 100 क्वेश्चन हुआ। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि यदि 60 टेक्निकल दे रहा है, तो उस समय नॉन टेक्निकल 40 देगा।
और यदि 50 टेक्निकल दे रहा है तो फिर 50 नॉन टेक्निकल देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन टेक्निकल 60 दे दिया है तो फिर ये टेक्निकल 40 देगा, ये आता है। तो हम मान के चलेंगे 50-50, मान के चलेंगे 50-50 कि 50 टेक्निकल क्वेश्चन और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। टेक्निकल में क्या आएगा भाई, तो रिलेटेड टू ITI ट्रेड थ्योरी जो सिलेबस है, इसमें जो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब जब टेक्निकल में वहाँ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो यहाँ का सिलेबस का भी डिस्कशन कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि UPPCL है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, वैकेंसी आता है चला जाता है, और जिनको जानकारी होता है वो पढ़े हुए रहते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब मज़े की बात यह है कि बहुत दिनों के बाद फिर आपको वो मिलेंगे चौक चौराहे पे, या फिर आपको फ़ोन करके बताएंगे कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो आपको क्या होगा, आश्चर्यजनक होगा कि अरे तुम्हें जॉब हो गया, बताया नहीं। अरे भैया वो मेहनत करके पढ़ रहा है, उसको नॉलेज है, या कहीं से वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, कमी आप में है। क्लियर? तो घबराना नहीं है, आपके जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। IT या इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कहीं भी जॉब होगा, कोई भी जॉब होगा, हम आपको अवेयर करेंगे, बताएंगे, ठीक है। और उसका सिलेबस क्या है वो भी बताएंगे। बट आपको स्टडी करना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मैं वादा करता हूँ आपको टेक्निकल जॉब बहुत जल्द दिलाऊंगा। आप लोग में पोटेंशियल है, आप लोग में वो ऊर्जा है, वो क्षमता है। आप अच्छा स्कोर नॉन टेक्निकल में कर रहे हो, थोड़ा सा टेक्निकल पर मेहनत कर दो, जल्दी भीड़ से अलग हो जाओगे। बहुत स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ITI कर रखे हैं, बट सिलेबस कोई नहीं पढ़े हैं, कोई नहीं कुछ जानते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर में वो आत्मविश्वास, वो हौसला नहीं आ रहा है कि हम उस एग्जाम में बैठे टेक्निकल में। अब कुछ नॉलेज ही नहीं है। NTPC के बारे में बोलते हैं तो बहुत से बोलते हैं अच्छा वो रेलवे में एक आ रहा है NTPC ना, उसके बारे में सिर्फ ध्यान चला जाता है। अरे भैया एक NTPC वो है जो बिजली बना रही है, जिसके बदौलत आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, वहां भी जॉब है आपका। तो एक्चुअली क्या है कि आपको बताने वाला है नहीं, और बताने वाला है तो आप उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हो। आज आपको क्या करना होगा, दोनों चीज साथ में रखना, हम बताएंगे भी, आपको इंटरेस्ट भी रखना होगा, और इंटरेस्ट हम पैदा करेंगे आप में। बस सिर्फ आप मेरा क्लास को देखना और क्लास करना। तो अब हम बात करेंगे UPPCL का। किसकी बात करेंगे, UPPCL का। अब इसके अंदर में क्या क्या सिलेबस है उसकी बाद में बात करेंगे। अब यहाँ आ जाते हैं हम। ये UPPCL जो है 200 मार्क्स का एग्जाम लेता है, 200। कितना, 200। 200 में क्या करता है ये, 150 का, 150 का टेक्निकल और 50 का नॉन टेक्निकल, 50 का नॉन टेक्निकल, ये इसका स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर में क्या पूछेगा वो अभी बात है, पहले ओवरऑल समझो। इसमें एक और क्या है, एक कंप्यूटर का ये डिग्री मांगता है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगता है, उसको बोलते हैं CCC। क्या बोलते हैं, CCC, है ना। 50 नंबर का एक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन करता है, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हम ITI में जिनको पढ़ाएं, ऐसे तो हम हायर क्लास को ही पढ़ा रहे हैं, डिप्लोमा वाले को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले को पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या थे, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया यही वो फेल कर गए। और पता है, इस 150 का जो क्वेश्चन पूछा गया टेक्निकल में, इसमें उसने 120 प्लस मार्क किया है। आज वो स्टूडेंट जॉब में है, मैं उनसे आप लोगों को मिलवाऊंगा अभी, ठीक है। बट उनका क्या हुआ, यहाँ सफलता नहीं मिली, इसीलिए वो UPPCL में नहीं है, किसी अदर स्टेट में है और अदर डिपार्टमेंट में है।
लेकिन मेहनत किए, सफल हैं। तो यूपीपीसीएल को क्रैक करना है तो आपको ये 50 नंबर का जो आता है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। कोई ज़्यादा नॉलेज का आवश्यकता नहीं, बेसिक नॉलेज है ना। कट करने के लिए कौन सा कीवर्ड जो होता है ना, वो है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, मैंने बेसिक जो होता है वो पढ़िएगा। जैसे जस्ट लाइक समझ लो डीसीए का कोर्स जो होता है उसमें जो सिखाया जाता है वही सारा चीज़ वहाँ पूछता है। तो 50 में कितना, मात्र 20 या 22 नंबर लाना होता है, क्वालिफाई कर जाते हैं। हम और डिटेल से जब इसका वैकेंसी आएगा तो और डिटेल डिस्कशंस करेंगे, इसका भी वैकेंसी आएगा तो हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम फोकस दोनों को रख करके बता रहे हैं ताकि आपके अंदर में जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज किया जाए, है ना। अभी क्या हुआ है कि तत्काल में अभी रिजल्ट दिया है, कौन दिया है भाई, एनटीपीसी दिया। बहुत सारे स्टूडेंट मायूस हैं, होना भी चाहिए, है भी। अब इतना बात याद रखना, आईटीआई वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सारे कान खोल के सुन लो, सेंट्रल से उम्मीद छोड़ दो, स्टेट से उम्मीद करो। अब स्टेट ही आपके पास है, वो भी सिर्फ एक डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग बिजली विभाग। इतने याद रखना, आपको नॉलेज नहीं है, एकाएक वैकेंसी आ जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, गारंटी बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका सिलेबस लार्ज है और जब वैकेंसी आती है, दोनों कंपनी की बात कर रहे हैं, 2 से 3 महीना में क्लियर कर देना चाहता है ये। बिहार तो इससे भी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तुरंत निकालेगा, 1 महीना एडवर्टाइजमेंट का टाइमिंग रखेगा, फॉर्म वगैरह भरवाएगा आपसे और उसको जस्ट एग्जाम लेगा और 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगा, फिर तुरंत ज्वाइनिंग करा देगा। ये पढ़ने का उम्मीद आप नहीं रखिएगा कि वैकेंसी आ गया है अब हम पढ़ कर नौकरी लेंगे, अब ये नहीं होगा। आपको अभी जागना होगा, अभी से तैयार होना होगा, तब जा करके आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर। तो आज जो हम आपको बता रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आपके अंदर में जो सोए हुए चेतना है उसको जगाना है और निराश नहीं होना है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, बस उसको सिर्फ यूज करना है, यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो जल्दी से ये दोनों वैकेंसी आने वाली है। आप टेक्निकल ठीक कर लो, हमें पूर्ण विश्वास है आपका नॉन टेक्निकल ठीक है। नॉन टेक्निकल ठीक है, जिससे इसका यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा, बस टेक्निकल ठीक कर लो, तुरंत मार्केट से आप अलग हो जाओगे। और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिसको नॉलेज होता है, जो जानकारी होता है वो भरता है, बहुत सारे को तो पता ही नहीं चलता कि ये वैकेंसी आया। पता कब चलेगा, जब दोस्त का रिजल्ट हो जाएगा, तब वो भी तुमको बताएगा, वो भी तुमको नहीं बताएगा। यहाँ क्या होता है, वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में नहीं बताया जाएगा, अच्छे टीचर मिल जाएंगे तो उसके बारे में भी नहीं बताया जाएगा, अच्छा वो जान जाएगा ज़्यादा, मत बताओ। ये सारे माइंड में चले हुए हैं, संकीर्ण माइंड चले हुए हैं ना। तो चलिए, आपको इसमें समझ में आ गया होगा। 150 नंबर टेक्निकल, यहाँ या तो 40 हो सकता है या 50 हो सकता है या 60 हो सकता है, यही रहेगा, कुछ भी हो। इसके अंदर में क्या सिलेबस है हम उसका डिस्कशन करेंगे, और मेरा मेन फोकस होगा इन दोनों को क्रैक करवाना। तो मेरा जो आज का क्लास होगा, फोकस होगा इस पर, हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उन सारे डिटेल क्लास आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। और अगले क्लास से फिर हम जस्ट थ्रू आउट सिलेबस आ जाएंगे। आज का क्लास एज ए मोटिवेशनल, एज ए सिलेबस बात करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को तो हम लोग देख लिए, अब इसमें टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में पढ़ना क्या क्या होगा, अब उसकी हम लोग बात करेंगे। एक बात याद रखना, अभी भी इसमें टाइमिंग है 4 से 5 महीने का पास अभी आपके हाथ में टाइमिंग है, ठीक है। ये जो मेरा कोर्स होगा वो 6 महीना का होगा, 6 मंथ चलेगा कोर्स आपका, ठीक है। और कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है ना, तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर। तो बातें समझ में आ रही है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सिलेबस पर, टेक्निकल सिलेबस पर। ये तो हम डिस्कशंस किए इन दोनों को, आप लोग निराश मत होना, जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किए हुए हैं वो निराश मत होना कम से कम। अभी का जो रिजल्ट आया है उससे घबराना नहीं है, ये आपको चुनौती है और आगे जाना है, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ, सभी लोग जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, टेक्निकल जॉब आपका हो जाएगा, घबराना मत।
बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, टेक्निकल पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, सिलेक्शन पक्का होगा। तो हम बात करेंगे सिलेबस की, है ना, दोनों का। जो हम पढ़ाएंगे टेक्निकल, उसमें से दोनों एग्जाम का सिलेबस कवर होगा, दोनों एग्जाम का सिलेबस कवर होगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक का। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का हमसे ये रहता है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में लिखाते हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान से सुन लो, बिहार के बच्चे आज इस बात को ध्यान से सुन लो। मैं आपसे नाराज़गी जाहिर करता हूँ। आपके अंदर में वो पोटेंशियल है सब कुछ करने का, बट अपने आप को सोए रखते हो, जगाने का प्रयास नहीं करते हो। अब मेरी बात को सुन लो, बिहार वाले भी और यूपी वाले भी, दोनों हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात। और मैं कोई लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम लैंग्वेज पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, है ना, ग्रामेटिकल जानो, ये नहीं। टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल इंग्लिश की बात यहाँ पर होगी। और मैं हिंदी भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का विरोध कर रहा हूँ चाहे हिंदी नहीं बताना चाह रहा हूँ, नहीं, हिंदी भी बताएंगे। बट टेक्निकल टर्म जो है वो इंग्लिश में थोड़ा आसान हो रहा, आसान होता है। हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। मैं आपसे ये इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए नाराज़ हूँ, आप इंग्लिश को सीखना नहीं चाहते हैं। आप अदर स्टेट में जाओ, बंगाल जाओ, बंगाल में रीजनल लैंग्वेज बंगाली है, और वहाँ का हर बंदा इंग्लिश जानता है। इंग्लिश का कोई पार्ट आएगा, कोई एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ होगा, वहाँ भरेगा और जाएगा। उसके पास दो नॉलेज है, एक अपना बंगाली का, और हिंदी भी वो जान रहा है, इंग्लिश भी जान रहा है, तुमसे ज़्यादा नॉलेज उसके पास है। चले जाओ साउथ में, साउथ का जो लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तमिल है, वो इंग्लिश भी जान रहा है, अपना लैंग्वेज भी जान रहा है। तो आप विद्यार्थी हो, घबराना मत, मैं आपके साथ हूँ। क्लियर? तो कोई ऐसा चीज़ नहीं कि मैं बहुत बड़ा इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हमें खुद इंग्लिश नहीं आता है, हम खुद इंग्लिश नहीं जानते हैं, इतना जान लो, ठीक है। बट टेक्निकल की बात करेंगे तो टेक्निकल में हम जो पढ़ाएंगे बाईलैंग्वेज। बाईलैंग्वेज मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी, समझ में एकदम आएगा। आपके पास जितना भी सारा कुछ हम लोग लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखेंगे, बोलेंगे हिंदी, समझाएंगे हिंदी, थोड़ा बहुत जो टेक्निकल टर्म आएगा उसको हम लोग इंग्लिश में रखेंगे। घबराना नहीं है, आप लोग घबरा जाते हो। अब टेक्निकल में क्या है, अब जैसे देखो हम दो तीन एग्जांपल दे ही देते हैं। जैसे कि आप नाम सुने हो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, है ना, देखो ट्रांसफार्मर, बस यही है ट्रांसफार्मर। अब हम जब सब टेक्निकल पढ़ेंगे, है ना, तो यही एक मीनिंग है ट्रांसफार्मर, कम से कम 50 जगह आएगा। अब 50 बार लिखोगे तो क्या ये मीनिंग नहीं याद हो जाएगा? क्यों घबराना? मुश्किल से 100 वर्ड होगा, अब वही बार बार रिपीट होगा। ऐसी में सर इंग्लिश पढ़ा देते हैं, इंग्लिश बोल देते हैं, सर हिंदी में करते ना ता हमारा समझ में आता, ऐसे बोलता है। देखिए ना वो कोचिंग वाला ना, वो सर ना हिंदी में पढ़ाते हैं ना, उनके यहाँ ज़्यादा है। अरे भैया, मैं कोई इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसी को हम ऐसे लिख देंगे ट्रांसफार्मर, है ना, ट्रांसफार्मर, है ना, हो गया हिंदी। और इसका पूर्ण हिंदी का हो गए, पूर्ण हिंदी का हो गया तो वो होता है क्या? परिणामित्र। क्या होता है? परिणामित्र, परिणामित्र। अब बताओ क्या बोले आपके सामने? परिणामित्र बोले? ये बोलचाल की भाषा में ये नहीं है, बट प्योर हिंदी पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपके लिए आईटीआई का सिलेबस डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी को जाकर गांव घर में बोलो ना परिणाम मित्र खराब हो गया है,
आज लाइन नहीं आएगा, उसका दिमाग इधर इधर दौड़ने लगे, ये क्या है। किसी को जाके बोलो कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, आज लाइन नहीं आएगा, तब जानेगा अच्छा ओ जहाँ से सप्लाई आता है ना वही है ट्रांसफार्मर। इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो घबराना नहीं है, साथ देना है आपको। अब इसी मीनिंग को 5 बार लिख लेना आप लोग, नहीं आता है ना, 5 बार लिखना ना, और जब भी हम बात लिखाएंगे आ जाएगा ट्रांसफार्मर, हो गया। ये क्या करता है आपको आइडिया है, आप समझते हैं। चलिए, तो हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या होगा हमको, डीसी सर्किट, डीसी सर्किट यानी कि डीसी परिपथ, है ना। सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसका फुल कैसे लिखेंगे स्पेलिंग, सर्किट। सब कुछ एक एक चीज करके सिखाएंगे आपको, ठोक ठोक के सिखाएंगे, कर देते हैं, है ना, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। डीसी सर्किट, ये शॉर्ट फॉर्म सर्किट, CIRCYT, हिंदी परिपथ, हिंदी परिपथ, बगल में लिखते चलना तुम लोग, परिपथ। अब ऐसे लिखवाओगे, चलो। उसके बाद हमको पढ़ना है AC सर्किट। अच्छा, आपको ये बोलेगा सर डीसी का मतलब, डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, है ना, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट डीसी का होता है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, और हिंदी बोलेगा तो क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। करंट का क्या होता है, धारा, धारा। हिंदी क्या होगा डायरेक्ट करंट का, दृष्ट धारा, है ना। एसी का क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, फुल फॉर्म इसका ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। मीनिंग को सीखना, टर्म को सीखना, और कुछ नहीं, बस फीलिंग लाना है, फीलिंग लाना है। एसी सर्किट, एसी सर्किट। उसके बाद क्या पढ़ना मिलेगा आपको, मैग्नेट। उसके बाद क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब देखो, सबका हिंदी की बात यदि करते हैं, है ना, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबक, और धारित, धारिता, लिखते चलना आप लोग। जब क्लास करोगे तो एक बात को याद रखना, जहां पर लगे कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है, पेन पेंसिल निकाल कर रखना, कॉपी निकाल कर नोट करते चलना है। 6 महीना मेरे साथ टाइम दे दो, टेक्निकल ना ठीक कर दिए तो फिर मेरा नाम नहीं। 6 महीना टाइम दो, बस आपसे कुछ नहीं मांग रहे, 6 महीना, 6 महीने के बाद देख लेना कि आपका टेक्निकल ठीक होगा और टेक्निकल जॉब आपके हाथ में होगा, ये गारंटी बोलता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से इसी फील्ड में हूँ, और हमें पता है कि क्या ज़रूरत है स्टूडेंट को, क्या चाहिए। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, बिहार में जो वैकेंसी निकली थी उसमें 7 नंबर पे नौकरी हुई थी, 9 नंबर पे गर्ल्स लोग का। बात समझ में आ रहा, 100 नंबर में 7 नंबर, और कोई गर्ल्स स्टूडेंट होंगे वो भी कान खोल के सुन लो, है ना, 7 नंबर पर नौकरी हुआ है। और पूरे इंडिया के कोई भी एग्जाम में 7 नंबर पे नौकरी होने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए टेक्निकल पढ़ लो। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, ऐसा क्यों हुआ, रिजर्वेशन कैटेगरी है, खासकर गर्ल्स का 30% कि 35% है बिहार में, है ना, 35% है ना। तो उसका जो सीट है वो रिजर्व है, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, जॉब में आ जाएगी। और लड़का लोग का भी कट ऑफ कम गया था, बहुत ज़्यादा सीट निकला था, इस बार भी निकलेगा, तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, अभी से केयरफुल हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक का सिलेबस है, आप इसको नोट डाउन करिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, आपको 5 से 10 दिन या फिर
ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तकलीफ होगा हमसे, और ये हमारे वर्ड से, ठीक है। और फिर तकलीफ नहीं होगा आपको, फिर हम दोस्त हो जाएंगे, और ये वर्ड भी आपका दोस्त हो जाएगा। ये था बेसिक का, है ना। और इस जो अभी हम 4 टॉपिक्स लिखे हैं, इससे यूपीपीसीएल में 50 से 60 क्वेश्चन पकड़ाएगा आपका, 50 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है आप उठा के देखोगे तो बेसिक का क्वेश्चन ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बेसिक का क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है भी। अब हम बात करेंगे मशीन। मशीन शॉर्ट फॉर्म में मशीन को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, है ना। और हिंदी में कैसे मशीन आएगा, सीधा लिख देना है मशीन। क्या लिख देना है, मशीन, है ना। तो हिंदी तो आप लोग खुद लिख ही लीजिएगा, है ना। आगे चले हम लोग। चलिए, तो मशीन में क्या क्या है हम लोग को पढ़ना है उसकी बात करेंगे। मशीन में हम लोग दो चीज देखेंगे, अकॉर्डिंग टू रोटेशन, है ना, रोटेटिंग मशीन और स्टैटिक मशीन। अच्छा देखो, रोटेटिंग कोई बड़ा टर्म लिख दिए हैं, रोटेटिंग घूमने वाला, रोटेट करने वाला, और स्टैटिक स्थिर, नहीं घूमेगा, ठीक है। तो रोटेटिंग में कौन कौन आता है भाई। अच्छा, मशीन का जैसे ही नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में तो आ जाता होगा, मशीन है, घूम फिर रहा होगा, उसमें कुछ ना कुछ मूवेबल टर्म होगा। लेकिन एक ऐसा भी मशीन जहाँ मूवेबल टर्म नहीं है ना, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं स्टैटिक मशीन। और एग्जाम्पल में क्या आता है, ट्रांसफार्मर। एक एक का स्पेलिंग भी याद रख लेना, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा मशीन है, इसमें एक भी पार्ट नहीं घूमता है। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। बट अभी सिर्फ सिलेबस। रोटेटिंग मशीन, तो रोटेटिंग मशीन में आपका क्या क्या आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, जनरेटर, दूसरा क्या आ जाएगा, मोटर, जनरेटर मोटर, ठीक है। ये रोटेटिंग मशीन हो गया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन। अकॉर्डिंग टू एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग पे हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, तो ये फिर दो भाग में डिवाइड होता है। दो भाग में डिवाइड होगा, एक होगा डीसी मशीन और दूसरा होगा एसी मशीन। एसी मशीन और डीसी मशीन। एसी मशीन में क्या होगा, और डीसी मशीन में क्या पढ़ेंगे, ध्यान, जहां भी हम मशीन लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, मशीन चर्चा करेंगे मतलब जनरेटिंग मोड और मोटरिंग मोड, मैंने जनरेटर का डिस्कशन करेंगे, मोटर का डिस्कशन करेंगे, है ना। तो जनरेटर, GENERATOR, और मोटर, हिंदी लिखोगे जनित्र, हिंदी लिखोगे मोटर का, तब मोटरी लिखाएगा, क्या लिखाएगा, मोटर, मोटर। आप यदि हिंदी से भी बात करोगे तो लिख लेना, ऐसे तो हमको लगता है कि आपको आता होगा। मशीन हो गया, ये मोटर हो गया, है ना, मोटर होता है। और जनित्र का क्या होता है, जनित्र, जनित्र, जनरेटर को बोलते हैं। क्लियर, तो हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो कोई हार्ड नहीं है, एक बात समझ लो, आज का क्लास यदि कोई देख रहा होगा और ईमानदारी से देख लेगा तो उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। जनरेटर है ना, उस स्पेलिंग को 10 बार लिखना, हिंदी तो जान ही रहे हो, इसको सीखने में क्या दिक्कत है, सीखो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग। चलिए आगे चलें। डीसी मशीन, जनरेटर और मोटर, दैट मीन्स डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। आइए एसी मशीन में,
एसी मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। कभी मत बोलना कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो डीसी मशीन होता है ना। ट्रांसफार्मर एसी मशीन के कैटेगरीज में है। और क्या है? इंडक्शन, इंडक्शन मशीन। और थर्ड में क्या है? सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, नोट करिए। किन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा होगा सपोज, है ना। वीडियो क्वालिटी क्या होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा जा रहा होगा, है ना। सारा कुछ बताना है आपको। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे, ये जो हम लिखे हैं ट्रांसफार्मर में, और ये लिखे हैं इंडक्शन मोटर मशीन में और सिंक्रोनस मशीन में, तो मशीन जहाँ बोले हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। इंडक्शन मशीन, है ना। इंडक्शन मशीन। तो इंडक्शन मशीन में हम लोग, इंडक्शन मशीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन जनरेटर, है ना। और उसी प्रकार से हम लोग जहां भी मशीन लिखे हैं, मतलब जनरेटर मोटर दोनों, सिंक्रोनस मशीन लिखे हैं ना, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ना, मतलब सिंक्रोनस मोटर भी पढ़ना। अब देखो सिंक्रोनस बोल रहे हैं, इंडक्शन बोल रहे हैं, बड़ा कम मीनिंग है, बाप रे बाप। कौन सी है सर, नहीं समझ रहे हैं, सब ऐसा बोलने लगता है ना। हिंदी में लिखा मिलेगा इंडक्शन मोटर का, इंडक्शन मोटर, है ना, प्रेरण मोटर, है ना, प्रेरण जनित्र। इंडक्शन का मतलब यही होता है ना। सिंक्रोनस का क्या होगा? समतुल्य जनरेटर और समतुल्य मोटर, है ना। तो एक्चुअली है क्या, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण हो जाता है और नाम दे दिया जाता है। जिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। कोई इंडक्शन प्रिंसिपल पे है, इंडक्शन मशीन बोल दिए। सिंक्रोनस प्रिंसिपल पे है, सिंक्रोनस बोल दिए। जब मशीन पढ़ेंगे तो वहां पर उन सारी चीजों को देखेंगे। कोई हार्ड नहीं है। बस देखो, आज का जो हम बोर्ड पे लिखे हैं स्पेलिंग, बस उस स्पेलिंग को 20 बार लिख लेना, याद हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है ना। क्या? सिंक्रोनस। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ, है ना, खासकर आईटीआई वाले को, तो आईटीआई वाले जितने भी स्टूडेंट वो शिकायत करते हैं हमारे लिए कि सर आप इंग्लिश में लिख देते हैं, इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, नहीं समझ में आता। ऐसी बात नहीं, ये माइंड से निकाल कर रखो। लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और हमारे पुराने स्टूडेंट नए स्टूडेंट को जब कन्वर्स करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हैं कि वो सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं इसीलिए वो दूर ही हट जाते हैं। नहीं, आपको दूर नहीं जाना है। 10 दिन 15 दिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, और मैं गारंटी करता हूँ 10 दिन के बाद फिर आप बोलेंगे कि नहीं सर आप इंग्लिश में पढ़ाइए। तो बस यही 3 4 मीनिंग है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, वो पढ़े हैं। वो भी फर्स्ट टाइम आए थे तो वो भी बोलते थे कि सर हिंदी में लिखा है सर ने। हम उसको डांटते थे या पढ़ते थे। अब बोलते हैं कि ऐसा ही तुम पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो। 10 दिन के बाद उससे बोलने का हिंदी में पढ़ाते हैं, बोला नहीं सर जैसे पढ़ा रहे हैं वैसा ही पढ़ाइए। समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। चलिए, तो सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग बात करेंगे, तो सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा स्टार्टिंग में आपके लिए, जो एकदम हिंदी जानते हैं उनके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा मीनिंग को 2 बार 4 बार लिखिए। एक ही मीनिंग को 10 बार लिखिएगा, हम पक्का कहते हैं आपको आ जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। ठीक है। तो ये है आपका मशीन का सिलेबस। अब हम आएंगे पावर सिस्टम पे। अब हम बात करेंगे कहाँ पे? पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम का सिलेबस का इतना को पहले नोट करिए आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे पावर सिस्टम का।
पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, पावर का मतलब समझ रहे हैं, आपके पास जो बिजली आ रही है दैट मीन्स पावर, उसके सिस्टम को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या रहेगा हमको पढ़ना, इसमें जो हमको रहेगा पढ़ना, वो पहला रहेगा जनरेशन। जनरेशन, जनरेशन मतलब जनरेट करना, दैट मीन्स उत्पादन, है ना, जनरेशन। उसके बाद क्या होगा, आपने जनरेट किया क्या, बिजली, विद्युत। क्लियर, बिजली जो आपके घर में आ रही है ना, वो जनरेट किया जाता है, पैदा किया जाता है। देखेंगे कि किस किस विधि से पैदा किया जाता है जब हम सब्जेक्ट पे आएंगे तब। अब आते हैं दूसरा, जनरेशन, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, आपने जनरेट तो किया, पैदा तो किया, अब उसको क्या करना होगा, ट्रांसमिट करना होगा। पावर को जनरेट किए हो, अब पावर को क्या करोगे, ट्रांसमिट करोगे, ट्रांसमिशन। हम समझाएंगे अभी जस्ट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद लास्ट में यूटिलाइजेशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब यूटिलाइज करिए, यूज करिए, मोबाइल चलाइए, पंखा चलाइए, बल्ब जलाइए, यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा ही नहीं यूटिलाइज होता है, बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है, तब आपके घर में बिजली आती है। यही हम लोग समझेंगे कि कैसे बिजली बनती है, कैसे आता है और कैसे आपका घर तक जाता है। बहुत इंटरेस्ट लगेगा, बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। जनरेशन, बिजली को पैदा करना। हम अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे। आप नाम सुनते हैं एनटीपीसी का, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एनटीपीसी है क्या, ये रेलवे वाला जो एग्जाम दे रहा है एनटीपीसी वो है। नहीं, एक एनटीपीसी वो है जहाँ बिजली बनती है कोयले से। किसी से, कोयले से। कोयले से बिजली बनाने वाली वो कंपनी है, क्या है, कंपनी है। ठीक है, उसका डिटेल अब बाद में करेंगे जब जनरेशन पढ़ेंगे तब। अब सोचो कि बिजली बन गई। आप लोग जानते हो कि बिहार में पटना डिस्ट्रिक्ट का बाढ़ है, वहाँ एनटीपीसी कंपनी है, एनटीपीसी है। तो सोचो कहाँ है, बाढ़ में है। और कहाँ है, एक भागलपुर में, कहलगांव में। एक कहाँ है, मुजफ्फरपुर काटी में। बात समझ में आ रही है। ये जो कंपनी है बिजली बनाती है किसी से, कोयले के यूज करके। बिजली तो बन रहा है कहाँ, भागलपुर में, कहाँ, मुजफ्फरपुर में, कहाँ, तो बाढ़ में। और बिजली सप्लाई कहाँ कहाँ हो रही है भाई, तो कोई नालंदा में है, वहाँ जा रहा है, कोई अररिया में है तो वहाँ जा रहा है बिजली, पूर्णिया में है तो वहाँ जा रहा है ना, कोई औरंगाबाद में है, कोई गया में है। बातें समझ आ रही है? कोई पश्चिमी चंपारण में है। तो सभी जगह क्या किया जाएगा, पावर को ट्रांसमिट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सुपीरियर एनर्जी होता है, किसके वजह से, तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर के वजह से। बात समझ में आ रही है। अब हम जब आएंगे ना तो डिटेल डिस्कशंस करेंगे। बस उसी में समझना ये ट्रांसमिशन है, और फिर जब ट्रांसमिट हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके घरों के पास जाएगा, घर के पास आ गया, आप अपने घर में लाओ, यूटिलाइज करो, यूटिलाइजेशन। ये पूरा सिस्टम हमको कहाँ पढ़ना होगा, पावर सिस्टम में पढ़ना होगा। आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो लेवल होगा, उस लेवल से थोड़ा सा हमको ऊपर लेवल में पढ़ाना होगा, तब जाकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये पावर सिस्टम हो गया। उसके बाद आते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या पढ़ना होगा भैया, तो बहुत सिंपल इसमें पढ़ना है ना। मेजरमेंट मतलब होता है मापना, किस चीज से क्या चीज को मापना है, विद्युत न पढ़ रहे हो, करंट न पढ़ रहे हो, तो करंट मापोगे ना, किस चीज से मापा जाएगा, तो सब जानता है अमीटर से, तो अमीटर के बारे में पढ़ना है इसमें। अब आता है वोल्टेज, वोल्टेज को मापना होगा, कितना वोल्टेज आपको घर में गया है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर, तो यही पढ़ना हमको, वोल्ट मीटर। अब जान रहे हो कि पावर है, तो पावर को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है भाई,
वाट मीटर, वाट मीटर जो है पावर को मापता है ना। तो हमको वाट मीटर पढ़ना है यहाँ। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमको मेजरमेंट में देखना है। क्लियर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब आइए आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आइएगा, अभी तक जो हम सारा डिस्कशन किए थे वो सारा डिस्कशन था इलेक्ट्रिकल के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे जो भी डिवाइस हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में क्या डिफरेंट है वो पहले समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल जो है हाई पावर के लिए जाना जाता है, हाई वोल्टेज, लो फ्रीक्वेंसी। बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रिकल के जस्ट उल्टा है। यहाँ बात करते हैं हम लोग पावर सिस्टम में 11 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 11,000 वोल्ट, है ना। 230 वोल्ट जो आपके घर में आता है, 440 वोल्ट। बट यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, है ना, 1.5 वोल्ट। ये बहुत कम पावर, बहुत कम वोल्टेज और करंट की बात करें। बट यहाँ फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ ज़्यादा होता है। और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ज होता है, आप लोग जानते हैं, 50 हर्ज। बट यहाँ जो होगा हर्ज नहीं होता, किलो हर्ज, मेगा हर्ज, जीगा हर्ज। जैसे आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो मिर्ची सुनते हैं, उसमें बोलता है ना कि हम 9.8 जीगा हर्ज से बोल रहे हैं, है ना। एफएम सुनते हैं ना, उसमें बोलता है ना इतना बैंड से बोल, मतलब वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे, फेट पढ़ेंगे, जेफेट पढ़ेंगे, इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका ये सिलेबस है टेक्निकल का, और हम बात करेंगे टेक्निकल का। क्लियर, हमें उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आया होगा। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे डिटेल चलेंगे। यदि यहाँ कुछ छूट भी गया होगा, हमें बाद में रिमाइंड आएगा कि ये चीज़ का डिस्कशन नहीं कर पाए हैं, तो वो सिलेबस में जरूर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि जितना बोर्ड पर लिख दें वही पढ़ाएंगे। मैं 6 मंथ का याद रखना, 6 मंथ पूरे टेक्निकल कोर्स पढ़ाने वाले हैं आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। तो वो विद्यार्थी निराश ना हो जिनका एनटीपीसी में नहीं हुआ है। कौन सा एनटीपीसी, जो रेलवे की बात कर रहे हैं अभी, जो अभी रिजल्ट दिया है आपका नॉन टेक्निकल, ठीक है। बस जो आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा 6 महीना की तैयारी कर लो। 6 महीने से भी कम लगने वाला है, जल्द आने वाला है वैकेंसी। मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी जगा दे रहा हूँ, तो आपको जल्द से जल्द जॉब लग जाएगी। तो आज का क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हम इसी तरह से आपके सामने हर क्लास को लाएंगे, एक एक क्लास डेली अपडेट होता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।